नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास होगी। इसके नोट्स प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। क्लास ख़त्म होने के बाद उस पर आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएंगी। बाकी आप लोगों को अन्य क्लास सुचारू रूप से मिल रही हैं। आप लोग अपनी तैयारी को ध्यान देते रहिए। तो हमारे जो मित्रगण नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप सभी लोगों को आपके एग्जाम से पूर्व संपूर्ण सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। तो खैर, हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर का पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे क्रमवार रूप से जो चीज़ें आती जाएंगी हम लोग उसको समझते रहेंगे। तो पहले हम कंप्यूटर का सामान्य परिचय हम सभी लोग देखते हैं। कंप्यूटर है क्या? तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएँ करता है। तो क्या है? ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएँ करता है। इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है कि मतलब कंप्यूटर का कार्य क्या है? तो वह अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं को करने में मदद प्रदान करता है या सहायता प्रदान करता है। अच्छा, जो कंप्यूटर हमारा शब्द है, जो ये कंप्यूटर शब्द है, अगर इसकी उत्पत्ति की हम बात करें, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। जो हमारा कंप्यूटर शब्द है या ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। एक इसका अगर हम अन्य नाम की बात करें, जो हमारा कंप्यूटर है उसका अन्य नाम क्या है? संगणक है। इसका अन्य नाम क्या है? संगणक है। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है जो कंप्यूटर हमारा है इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। जो कंप्यूटर हमारा है, जो कंप्यूटर है इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। तो जो हमारा कंप्यूटर है इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। तो कंप्यूटर के अगर हम जनक की बात करें, ये इस बात से, इस तथ्य से तो सभी लोग परिचित होंगे हमारे भाईगढ़ कि चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर के जो जनक हैं कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है। अगर हम चार्ल्स बेबेज जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म करीब 1791 में हुआ था। 1791 में इनका जन्म हुआ था। इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो 1871 में हुआ था। इनके द्वारा डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया गया था? डिफरेंस इंजन का। कब किया गया था? तो 1822 में। आगे चलकर इनके द्वारा एनालिटिकल इंजन का भी आविष्कार किया गया था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी किया गया था। कब करा गया था? तो इनके द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1833 में किया गया था। तो एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से याद हो जाए। कंप्यूटर एक क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करने का कार्य करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कंप्यूट से हुई है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर इसके अर्थ की हम बात करें, जो कंप्यूटर हमारा है, जो शब्द है यह कंप्यूट, इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। अगर इसके अदर नाम की हम बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है? संगणक है। कंप्यूटर के जनक की अगर हम बात करें तो चार्ल्स बेबेज जी हैं, इंग्लैंड से संबंधित हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1791 में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1871 में हुई थी। इनके द्वारा डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था? तो 1822 में किया गया था। कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो होता है वह नहीं होता, जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं होता है। चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? तो 1833 में किया गया था। ये आपके हो गए जो कंप्यूटर के सामान्य परिचय से महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन पे हम लोगों ने बात की। अब अच्छा, कुछ अन्य चीज़ें देख लेते हैं। जो डिफरेंस इंजन हमारा है, डिफरेंस इंजन अगर इसकी बात करें या क्या करता है, तो डिफरेंस इंजन दशमलव के बाद जो 20 अंक होते हैं, दशमलव के बाद 20 अंकों तक गणना करने का कार्य करता है। क्या करता है? गणना। दशमलव के जो 20 अंकों के, जो दशमलव हमारा होता है, जैसे मानते हैं दशमलव है, इसके बाद 0 1 2 3, तो जो डाट डाट करके जो 20 अंक होंगे वहाँ तक ये गणना करने का कार्य करेगा। और एनालिटिकल इंजन जो है, एनालिटिकल जो इंजन, इसका आविष्कार 1833 में किया गया था। तो यह क्या करता है? यह दशमलव के बाद जो 50 अंक होते हैं तब तक वहाँ तक की गणना करता है। तो एनालिटिकल इंजन का कार्य क्या है? यह दशमलव के
दशमलव के 50 अंकों तक, दशमलव के बाद 50 अंकों तक गणना करता है, 50 अंकों तक गणना करता है। हालांकि हम इसको अभी आगे भी पढ़ेंगे, अलग अलग जब पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी सामान्य परिचय के तौर पर हम एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या करता है। तो ये हमारा सामान्य बेसिक जो चीज़ थी कंप्लीट कर ली हमने। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या करता है? डाटा जो हमारा है उसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, सूचनाओं में बदलता है। कैसे बदलता है? तो इसके लिए आप एक कड़ी याद रखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी भी जाती है, तो इसके लिहाज से आप सभी लोग इसको याद रखिए। तो कैसे? जैसे मान लेते हैं हमारा डाटा लिखा गया, डाटा है, ये हमारा डाटा हो गया। डाटा को प्रोसेस करता है, ये डाटा को ये प्रोसेस करेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा, तब यह इन्फॉर्मेशन में बदलेगा। तो ये डाटा जो है कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर डाटा को पहले प्रोसेस करता है। प्रोसेस में कौन मदद करता है? तो प्रोसेस में सीपीयू मदद करता है, फिर इन्फॉर्मेशन, तब यह जाकर के सूचना में परिवर्तित होता है। तो इसके लिए कौन से मटेरियल प्रयोग किए जाते हैं? इसके लिए कच्चे तथ्य, जो डाटा में जो तथ्य प्रयोग किए जाते हैं, एक मिनट दोस्तों, जो डाटा है इसके लिए कौन से तथ्य इस्तेमाल करे जाते हैं? जब तथ्य इस्तेमाल होते हैं इनको हम कच्चे तथ्य कहते हैं, रॉ मटेरियल कहेंगे। क्या कहेंगे? कच्चे तथ्य कहेंगे। इसको हम सभी लोग कच्चे तथ्य कहेंगे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहेंगे। और ये क्या होते हैं? ये एक प्रकार के इनपुट होते हैं। ये क्या होते हैं? तो एक प्रकार के इनपुट होते हैं। ये एक प्रकार के इनपुट होते हैं। जैसे कि हम जब कोई इनपुट देंगे, ठीक है, कच्चे तथ्यों के तौर पर, उसी को हम डाटा कहेंगे। या क्या होगा? यह प्रोसेस होगा किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होगा। अभी हम सभी लोग सीपीयू के बारे में समझेंगे, उसके कौन से पार्ट होते हैं, कितने भागों में बांटा जाता है, क्या क्या इसका कार्य होता है। तो ये सीपीयू के द्वारा इसको प्रोसेस करेगा, और जब यह इन्फॉर्मेशन में, सूचना में परिवर्तित कर देगा, तो यह पक्के तथ्य कहलाएंगे। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? तो एक प्रकार के पक्के तथ्य होते हैं। पक्के तथ्य हो गए ये हमारे, ये पक्के तथ्य हो गए, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? ये आउटपुट होगा, ये हमारा आउटपुट होगा, क्योंकि हमने इनपुट दिया था, वह प्रोसेस हो गया और इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमें वह प्राप्त हो गई। तो जो कच्चे तथ्य थे वह पक्के तथ्य के रूप में हमें प्राप्त हो गए। तो यह हमारा पूरी प्रक्रिया हो गई जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कंप्यूटर परिवर्तित करता है। कैसे करता है ये आप सभी लोगों को याद रखिए, कई बार पूछा हुआ आपके एग्जाम्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? यह प्रश्न आपका भी बन सकता है कि जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर द्वारा जब डाटा को सूचना में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ईडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडीपी कहते हैं। अगर हम ईडीपी के फुल फॉर्म की बात करें, क्या है ईडीपी के फुल फॉर्म की? अगर हम बात करें क्या है, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसे क्या कहेंगे? इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहेंगे। ईडीपी का फुल फॉर्म अगर आता है, पूछा जाता है कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये आपका ईडीपी का फुल फॉर्म हो गया। कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो ईडीपी कहलाता है। अच्छा, हम सभी लोग सीपीयू की बात कर लेते हैं। सीपीयू है क्या? फिर उसके बाद हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। सीपीयू बहुत ही महत्वपूर्ण है सीपीयू। तो पहले इसको समझते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहते हैं, CEN, सेंट्रल प्रोसेसिंग ये आपका हो गया फुल फॉर्म। पूछा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का आपका फुल फॉर्म हो गया। इसके कितने भाग होते हैं? तो इसको हम 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। कितने भागों में? तो इसको हम सभी लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? ALU हो गया आपका, ALU हो गया। इसका कौन सा हो गया?
अगला हो गया हमारा CPU हो गया, ये होगी हमारी मेमोरी यूनिट। ये हमारी हो गई मेमोरी यूनिट। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा और क्लास को आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि सेंट्रल जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कितने भागों में है। ALU हो गया, CU हो गया और मेमोरी यूनिट हो गया। अगर हम ALU के फुल फॉर्म की बात करें, क्या है ALU के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका कार्य क्या होता है, तो यह गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करने में मदद करता है। कौन कौन सी, तो गणितीय, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट या गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करने में मदद करता है। गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है, कौन करता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका करता है। अब हम CU की बात करते हैं, ये क्या है, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी। ये हो गई आपकी CPU। और CU की अगर हम बात करें तो यह कंट्रोल यूनिट है। ये क्या है, कंट्रोल यूनिट है। ये आपका कंट्रोल यूनिट हो गया। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है, तो यह इनपुट से आउटपुट के मध्य जो सिग्नल होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्या करता है, तो जो आपके इनपुट होते हैं, इनपुट तथा आउटपुट के मध्य जो सिग्नल होते हैं, आउटपुट के मध्य जो आपके सिग्नल होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। सिग्नल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये CU का कार्य क्या होता है, कंट्रोल यूनिट इसके कहते हैं। अगर हम बात करें क्या है ये, तो इनपुट और आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करें तो यह मेमोरी का तात्पर्य है कि जो यूनिट से जब आउटपुट हमें प्राप्त होता है तो उसको भंडारण करने का कार्य करता है, या आउटपुट को भंडारण करने का कार्य करती है। आउटपुट को भंडारण करने का कार्य करती है, भंडारण करने का कार्य करती है। तो उम्मीद है आप सभी लोग ये समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, तो EDP कहलाता है। EDP का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। अब हम CPU की बात करें, हालांकि आगे चलकर हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे CPU को, किंतु सरसरी नज़र से देख लेते हैं CPU है क्या। CPU का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया आपका। इसके 3 भाग हैं, ALU हो गया, CU हो गया और मेमोरी यूनिट। ALU क्या करता है, तो इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। करता क्या है, तो यह गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं को करने में मदद करता है। CU क्या है, तो कंट्रोल यूनिट है। यह इनपुट तथा आउटपुट के मध्य जो सिग्नल होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट जो है आउटपुट के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है उसको वह भंडारण करने का कार्य करती है। हम आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर के विकास में हम सभी लोग क्या देखेंगे, कंप्यूटर के विकास में पहले हम सभी लोग अबेकस को देखेंगे, क्योंकि यही सबसे पहले आया हुआ था। तो अबेकस है क्या, अबेकस एक प्रकार का तारों का क्रम है। आप सभी लोगों ने जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें अभी भी अबेकस आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो तारों का क्रम होता है, इसमें क्या होता है, तारों का क्रम। तार आप सभी लोगों ने देख ही लिए है, इसमें तार लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे देख लीजिए तार लगे हैं, ये देखो, ठीक है। तो तारों का क्रम होता है और इसमें ऐसे ये जो है आपके गोले गोले आकार के पड़े हुए होते हैं, इसको खिसका के दाहिने बाएँ जोड़ घटाने का कार्य किया जाता है। तो ये व्यापारिक गणनाओं में पहले इस्तेमाल किया जाता था,
अबेकस का प्रयोग कब कैसे किया जाता था? तो व्यापारिक गणनाओं में किया जाता था, अंकों को जोड़ने एवं घटाने में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अंकों को जोड़ने और घटाने में प्रयोग किया जाता था। तो ये हमारा अबेकस हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, पास्कलाइन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? पास्कलाइन पे बात करते हैं। तो पास्कलाइन की खोज अगर बात करें किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने किया था। पास्कलाइन ये देखिए ऐसा दिखता था पहले। इसकी खोज की बात करें सन 1692 में किसने करा था? तो ब्लेज पास्कल ने करा था। यह केवल जोड़ और घटा सकती थी। यह क्या कर सकती थी? तो केवल जोड़ और घटा सकती थी, इसलिए इसको एडिंग मशीन कहा गया। इसको क्या कहा गया? इसको एडिंग मशीन कहा गया। जो यह मशीन है यह घड़ी तथा ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस प्रकार करती है? तो यह घड़ी जो हमारी है जो हमारा पास्कलाइन है अर्थात जो एडिंग मशीन है यह घड़ी तथा ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। अच्छा, इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से, उस पर हम सभी लोग बात कर लेते हैं। पहले क्या किया था? तो पहले ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिकी अंकीय गणना मशीन जो है उसका आविष्कार किया था, तो जिसे हम सभी लोगों ने एडिंग मशीन का नाम दिया था, या उनके द्वारा एडिंग मशीन का नाम दिया गया था। अच्छा, एडिंग मशीन के पीछे लॉजिक क्या है हम सभी लोगों ने समझ ही लिया कि एडिंग मशीन के पीछे लॉजिक है, क्योंकि यह केवल जोड़ और घटा सकती थी इसलिए उसको एडिंग मशीन कह दिया गया। और यह घड़ी तथा ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें एक प्रकार की चक्री होती थी, तो उसमें 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। इसमें कितने अंक? 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। इसमें 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। ठीक है, जिनका अपना एक स्थानीय मान होता था। जो 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे इनका एक अपना स्थानीय मान होता था। ब्लेज पास्कल ने ही एडिंग मशीन को पास्कलाइन कहा था। ब्लेज पास्कल ने ही एडिंग मशीन ब्लेज पास्कल ने एडिंग मशीन को क्या कहा? पास्कलाइन का नाम दिया था। पास्कलाइन का नाम दिया था। तो ब्लेज पास्कल के द्वारा एडिंग मशीन को पास्कलाइन का नाम दिया गया था। वर्तमान में इसका प्रयोग कार या बाइक में जो स्पीडोमीटर लगे होते हैं वह इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो जो कार में लगे हुए स्पीडोमीटर हैं कार या बाइक के स्पीडोमीटर इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसी पर आधारित है। तो जो पास्कलाइन है इन समझ लेते हैं एक बार फिर से। ब्लेज पास्कल के द्वारा एडिंग मशीन की खोज करी गई थी, तो उसके ब्लेज पास्कल के द्वारा ही इसे नाम पास्कलाइन रखा गया। अच्छा, इसको एडिंग मशीन नाम दिया गया क्योंकि यह केवल जोड़ और घटा सकती थी, इसलिए इसको एडिंग मशीन कहा गया। ब्लेज पास्कल ने इसकी खोज 1692 में करी थी। तो जो यह मशीन है घड़ी तथा ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें एक चक्री लगी होती है जो 0 से 9 तक के अंकों को प्रदर्शित करती है। यह कार वर्तमान समय में जो कार या बाइक हैं जो उनमें स्पीडोमीटर होते हैं इसी पर आधारित होते हैं। अब हम बात करते हैं पंच कार्ड। तो पंच कार्ड में सिर्फ यही महत्वपूर्ण है कि इसकी खोज किसने की थी या जो आविष्कारक हैं इसके कौन है? तो जोसेफ जैकार्ड हैं। इसके आविष्कारक कौन है पंच कार्ड के? तो जोसेफ जैकार्ड हैं। कपड़े को बुनने तथा उनकी डिजाइन हेतु प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड जो है उनका निर्माण क्यों किया गया था? इसका आविष्कार की अगर हम बात करें तो 1805 में, कब? 1805 में जोसेफ जैकार्ड के द्वारा करी गई। कपड़े को बुनने में तथा उसकी डिजाइन को तैयार करने हेतु पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। जैसे कपड़ा हमारा है तो इसकी बुनाई हेतु इसका प्रयोग किया जाता था, डिजाइन हेतु इसका प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था।
इसके लिए एक बात और महत्वपूर्ण है, जो डिजाइन है ये स्वतः तैयार कर लेता था, डिजाइन स्वतः तैयार कर लेता था। डिजाइन स्वतः तैयार कर ली जाती थी। पंच कार्ड की खोज किसने की? जोसेफ जैकार्ड ने। कब करी? तो 1805 में। इसको कपड़े के बुनने में और इसकी डिजाइन प्रयोग किया जाता था। डिजाइन में इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? डिजाइन में ध्यान देने वाली बात यह है कि डिजाइन स्वतः तैयार कर लेता था, स्वयं अभिकल्पित कर लेता था। अब हम बात करते हैं अपने डिफरेंस इंजन की। जो हमारा डिफरेंस इंजन है उसकी बात कर लेते हैं। डिफरेंस इंजन की खोज किसने करी? हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, अब इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। किस प्रकार का डिफरेंस इंजन है? तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि डिफरेंस इंजन की यह इमेज लगी हुई है, इस प्रकार का था। इसके आविष्कारक की अगर हम बात करें हम सभी लोग, इसके आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बैबेज हैं इसके आविष्कारक। अठारह सौ 22 में इनके द्वारा खोज की गई थी। यह क्या करता है? तो हम सभी लोगों ने बात करी कि दो दशमलव के बाद यह 20 अंकों तक पढ़ने का कार्य करता है। दशमलव के बाद डिफरेंस इंजन 20 अंकों तक पढ़ने में मदद करता था। इसमें गियर तथा शाफ्ट लगे होते हैं। इसमें जो डिफरेंस इंजन था इसमें क्या क्या लगा था? तो इसमें गियर तथा शाफ्ट लगे थे। यह कैसे चलती है? तो भाप से चलती थी। जो डिफरेंस इंजन का निर्माण चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था यह भाप से चलती थी। इसमें गियर तथा शाफ्ट लगे हुए थे। 1837 में कहीं कहीं 1833 भी लिखा है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। कहीं कहीं 1837 भी दिया हुआ है। तो 1837 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा 1837 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा क्या किया गया? तो जो डिफरेंस इंजन था उसका विकसित रूप तैयार किया गया, उसे ही एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया। तो 1837 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन का विकसित रूप तैयार किया गया, चार्ल्स बैबेज के द्वारा डीआई का डिफरेंस इंजन का विकसित रूप तैयार किया गया, उसे ही क्या कहा गया? एनालिटिकल इंजन कहा गया। तो डिफरेंस इंजन की खोज की हम बात करें तो 1822 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा करी गई। इसमें क्या क्या लगा था? जो गियर लगे थे, शाफ्ट लगे थे। या कैसे चलती थी? तो भाप से चलती थी। डिफरेंस इंजन का इस्तेमाल में क्या किया जाता है? तो डिफरेंस इंजन जो है दशमलव के बाद 20 अंकों तक पढ़ने में मदद करता था या गणना में मदद करता था। 1837 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन का विकसित रूप तैयार करा गया। जो डिफरेंस इंजन का विकसित रूप तैयार किया गया उसे ही क्या कहा गया? एनालिटिकल इंजन कहा गया। अच्छा, इसके बारे में कहीं कहीं आपको किताबों में हमने अभी ऊपर ही बात करी, एक बुक में हमने देखा था इसका प्रयोग 1833 किया गया था, तो 1833 भी मिलेगा और किसी बुक में आपको 1837 मिलेगा, जो कि एक डिफरेंस इंजन का ही विकसित रूप है। जो एनालिटिकल इंजन जो उनके द्वारा बनाया गया था यही आधुनिक कंप्यूटर को आधार बना आगे चल के। और चार्ल्स बैबेज को क्या कहा गया? कंप्यूटर का जनक कहा गया। जो एनालिटिकल इंजन है यही आधुनिक कंप्यूटरों का आधार बना आगे। आधुनिक कंप्यूटरों का आधार बना। आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। अठारह सौ 1937 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन का विकसित रूप तैयार किया गया।
जिसे हम लोगों ने एनालिटिकल इंजन कहा। एनालिटिकल इंजन जो आधुनिक कंप्यूटरों का आधार बना, इसकी खोज कब करी गई थी? तो 1833 में करी गई थी। और जो डिफरेंस इंजन का कार्य क्या था? तो 20 अंकों तक पढ़ता था। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। हम अगले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगला हमारा कौन सा है? तो मार्क 1। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा मार्क 1 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखिए। मार्क 1 वर्ष 1944 में, मार्क 1 की अगर हम बात करें, वर्ष 1944 में हावर्ड आइकेन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हावर्ड आइकेन के द्वारा वर्ष 1944 में मार्क 1 का आविष्कार किया गया। इसका पूर्व नाम क्या था? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था। अगर इसके पूर्व नाम की हम बात करें तो इसका पूर्व नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था रखा गया। बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? बाद में इसका नाम बदल करके मार्क 1 कर दिया गया। यह पहला मार्क 1 क्या था? पहला आपका मार्क 1 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। मार्क 1 क्या था? पहला आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ये मार्क 1 कर दिया गया। अच्छा, जो IBM कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर आप लोगों ने पूर्व में कंप्यूटर की क्लासेस कुछ करी होंगी, तो IBM कंपनी ये बहुत ही पूछी जाने वाली कंपनी है। इसका आविष्कार कब किया गया? तो इसका आविष्कार 16 जून 1944 को किया गया। 16 जून 1944। तो आप लोग इतना याद रखिए, 1944 में करा गया, डेट वगैरह नहीं आएगी, 1944 में करा गया। IBM कंपनी का निर्माण कब किया गया? तो 1944 में किया गया था। ठीक है। मार्क 1 की बात करें तो हावर्ड आइकेन इसके आविष्कारक रहे। इसका पूर्व नाम क्या था? तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। यह क्या था? यह पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। मार्क 1 हमारा क्या है? तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। IBM कंपनी जो है, इसका वर्ष 1944 में इसका आविष्कार किया, वर्ष 1944 में इसका निर्माण किया गया IBM कंपनी का। इससे संबंधित हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्य बात कर ली। अच्छा, जो आपके एग्जाम के लिहाज से जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर हम सभी लोग चर्चा कर लेते हैं। हजारों माइक्रो प्रोसेसर किस में लगे होते हैं? हजारों माइक्रो प्रोसेसर किस में लगे होते हैं? हजारों माइक्रो प्रोसेसर हजारों माइक्रो प्रोसेसर किस में लगे होते हैं? तो हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं सुपर कंप्यूटर में। ये पूछा जा चुका है, सुपर कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में लगे होते हैं। तो हजारों माइक्रो प्रोसेसर किस में लगे होते हैं? सुपर कंप्यूटर में लगे होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें, किसे कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, ये आपके क्या हैं? ये पर्सनल माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? माइक्रो कंप्यूटर के आपके उदाहरण हैं। अगर हम बात करें एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन पे, तो हम लोगों ने विस्तृत रूप से बात कर ली। अच्छा, व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? या व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 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 किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मैनचेस्टर बेबी। यह क्या है? तो मैनचेस्टर अगर बेबी की हम बात करें, यह पहला स्टोर प्रोग्राम है। यह पहला क्या है? मैनचेस्टर बेबी आपका पहला स्टोर प्रोग्राम है। मैनचेस्टर बेबी क्या है? तो पहला स्टोर प्रोग्राम।
पहला स्टोर प्रोग्राम। यह पहला स्टोर प्रोग्राम है। मैनचेस्टर बेबी पहला स्टोर प्रोग्राम है। इसकी अगर हम बात करें खोज किसने किया, इसका निर्माण किसने किया, तो वर्ष 1948 में कब, तो वर्ष 1948 में किसने इसकी खोज कर रखा था, तो फ्रेडरिक सी विलियम, टॉम किलबर्न और जॉब टूथिल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो फ्रेडरिक सी विलियम हो गया। अभी हम बताएंगे आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे। टॉम किलबर्न हो गया, टॉम किलबर्न हो गया, ये हो गए आपके। फ्रेडरिक सी विलियम हो गए, टॉम किलबर्न हो गए और जॉब टूथिल हो गए। इन 3 लोगों ने मैनचेस्टर बेबी का आविष्कार किया, खोज करने में अपनी सहायता प्रदान करी थी। तो मैनचेस्टर बेबी है क्या, पहला स्टोर प्रोग्राम है। मान लेते हैं अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पहला स्टोर प्रोग्राम है विश्व का, कहाँ का, तो यह विश्व का है। तो विश्व का आपका जो पहला स्टोर प्रोग्राम है कहाँ है, तो मैनचेस्टर बेबी है। वर्ष 1948 में फ्रेडरिक सी विलियम, टॉम किलबर्न और जॉब टूथिल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। तो आप ऐसे याद रखिए, विलियम, किलबर्न और टूथिल, ठीक है, मैनचेस्टर बेबी हो गए आपके। तो आज के लेक्चर में कंप्यूटर के सामान्य परिचय और कंप्यूटर का कैसे विकास क्रम हुआ, हम सभी लोगों ने इसको देख लिया। आगे हम सभी लोग भारत में जो कंप्यूटर का विकास क्रम है उसको समझेंगे। फिर अपने प्रत्येक टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पहले हम सभी लोग विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे। फिर उसके नीचे आप सभी लोगों को प्रश्न दे दिए जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपको लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, पूरी कंप्यूटर की क्लासेस करा दी जाएंगी। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।